सर्वे में तो हमको पीछे ही दिखाया जाता है, इसलिए इस बार का भी सर्वे जो है सरकार बनाने के लिए तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन नंबर हमारे 325 से कम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दमखम से चुनाव लड़ रही है और अपने एक एक नेता को जमीन पर लगाया है ताकि बीजेपी को जीत दिलाई जा सके। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस चुनावी पूरे सफर में लगातार बने हुए। एक तरफ वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर निभा रहे हैं और आज वो जा रहे हैं रामपुर में। वो रामपुर जो कभी आजम खान का कहलाता था, उस गढ़ में सेंधमारी हो चुकी है। केशव जी रामपुर जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, पहले ही आजम खान को आप लोग जेल भेज चुके हैं, क्या होगा इस बार के चुनाव में? निश्चित तौर से रामपुर ही नहीं, हमें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रामपुर में इस बार सभी सीटों पर कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी थी, जो दंगागर्दी थी, जो अपराध का बोलबाला था, अपराधियों को सरकार का संरक्षण था, वह संरक्षण करने वालों को अब जाकर के सजा मिलना शुरू हुई है। तो बहुत रामपुर के लोग खुशहाल हैं, सुकून में जिंदगी उनकी बीत रही है, इसलिए सब कमल खिलाना चाहते हैं, क्योंकि सुशासन और सुरक्षा और विकास तीनों का आधार कमल का फूल। तो रामपुर और उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम आपसे इस विमान में बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, केशव जी सवार हो रहे हैं और इनके साथ टीवी9 भारतवर्ष भी चल रहा है रामपुर के सफर पर, और इस सफर में बातचीत भी हमारी जारी है। आइए। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ हमारा रामपुर का सफर शुरू हो चुका है और हमारा विमान इस समय हवा में है। अब बहुत सारे ऐसे जमीनी सवाल है जो इस हवा में पूछे जाना जरूरी है। केशव जी मेरे साथ हैं। केशव जी, हम लोगों ने सफर शुरू कर दिया है, लेकिन हम उस रामपुर जा रहे हैं जो आजम खान का गढ़ कहा जाता है। इस बार गढ़ पिछली बार भी आपने भेज दिया था, इस बार उस गढ़ को बचाए रखना आपके सामने बड़ी चुनौती है। कोई चुनौती नहीं है। जो 2017 में जिसे समाजवादी पार्टी कहिए, मोहम्मद आजम खां कहिए, अपना गढ़ समझते हैं, वो भाजपा का गढ़ बन चुका है और वहाँ कमल खिल चुका है और इस बार भी कमल खिलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिला, लेकिन रामपुर में जाके कमल मुरझा जाता है। एक बार जब सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सारा एक साथ आ जाता है, एक गठबंधन बन गया, इसके बाद भी यूपी के अंदर 64 सांसद जीतना, 51% वोट प्राप्त करते हुए, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतना बड़ा अंतर नहीं था जिससे हम 2024 में लोकसभा में पार्ट नहीं देंगे, और 2017 में जो सीटें हमारी छूट गई थी, 2022 में उन सीटों के साथ जो पिछली बार जीते थे, उन सीटों को जीतेंगे। इस बार जीतने तो जा रहे हैं आप, लेकिन पिछले बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में क्या बदला है? आपको क्या लग रहा है? पिछली बार भी आपने जमीन पर बहुत मेहनत की थी, उस समय संगठन की जिम्मेदारी थी। अब आप संगठन की जिम्मेदारी परोक्ष रूप से तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। क्या आपका आकलन है, क्या बदला है? देखिए, बदला ये है, जब कोई सरकार होती है 5 साल तक सत्ता में रहती है, तो उसके प्रति जनता में नाराजगी पैदा होती है। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारी केंद्र सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो हमारी प्रदेश सरकार जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, दोनों सरकारों के खिलाफ में जनता में नाराजगी नहीं, खुशी है, प्रसन्नता है। जितना वोट हमें 2014 में दिए, 17 में दिए, 2019 में दिए, उससे अधिक वोट 2022 में देने के लिए जनता तैयार बैठी है। इस बार का चुनाव भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी भाजपा का कमल खिलाने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कोई भी ओपिनियन पोल, कोई भी सर्वे आपको पिछली बार की तरह 325 जैसा बहुमत नहीं दे रहा है। और पिछली बार जिस तरह विपक्ष बिखरा हुआ था या कमजोर था, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, उनके परिवार में झगड़ा चल रहा था, परिवार में लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव भी 5 साल में स्टैंड किए हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा टफ है मामला। नहीं, 5 साल बहुत अच्छे से आराम किए हैं। जब चुनाव घोषित होने वाले तब थोड़ा घर से निकले हैं श्री अखिलेश यादव जी, लेकिन वो कुछ हासिल कर लिए हैं, जनता के बीच में जा कर के विपक्ष की ओर से लड़ाई लड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी तब भी जनता के लिए लड़ रही थी, सरकार में आने के बाद जनता की सेवा कर रही है, संगठन को बूथ और उसके नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम कर रही है। और जो पिछली बार भी तमाम सारे सर्वे आप सब लोग दिखाए थे, वहाँ कहीं पर भी हमें 325 सीटें आप नहीं दे रहे थे, लेकिन हम दावा कर रहे थे, हमारी पार्टी दावा कर रही थी कि हम 300 पार सीटें जीतेंगे, और 300 पार यानी 312 अकेले भारतीय जनता पार्टी ने, और जो हमारे सहयोगी साथी थे 13 सीटें उन लोगों ने जीती, तो 325 के आंकड़े तक हम लोग पहुँचे थे।
तो सर्वे में तो हमको पीछे ही दिखाया जाता है। इसलिए इस बार का भी सर्वे जो है सरकार बनाने के लिए तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन नंबर हमारे 325 से कम दिखा रहे हैं। लेकिन आप विश्वास रखिएगा कि 2022 का रिजल्ट 2017 की तरह होगा। आप जिस रामपुर में जा रहे हैं वहां कहा जाता है आप लोगों के ऊपर कि डबल इंजन की सरकार विपक्ष की आवाज दबाती है, और आप देखिए उस आजम खान जिसका राजनीतिक करियर 40 साल लंबा हो, उन पर बकरी चोरी का मुकदमा, उन पर भैंस चोरी का मुकदमा, उन पर जमीन कब्जे का मुकदमा, SC/ST एक्ट, ऐसे मामलों में जेल भेजा गया है। आरोप यह है कि आप लोग आजम खान को मुस्लिम होने की सजा दे रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश में अकेले मोहम्मद आजम खान ही मुस्लिम नहीं है, बहुत मुस्लिम हैं। लेकिन जो ज़मीन का कब्जा करेगा, जो अनुसूचित वर्ग के लोगों का उत्पीड़न करेगा, जो किसी भी प्रकार का अपराध करेगा जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, तो मुकदमे लिखे गए हैं। सरकार और पुलिस का काम है जनता की शिकायत पर मुकदमा लिखना, उसकी जांच करके वह चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो अंतिम निर्णय सरकार का नहीं होता है, वो न्यायालय होता है। अगर वो गलत थे इसीलिए वो जेल में हैं, अगर सही होते तो निश्चित तौर से उनको वह बेल में, वह भी अपने बेटे की तरह बेल में होते। लेकिन वह बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, बड़े बड़े दंगाइयों का संरक्षण किए हैं, बड़े बड़े गुंडरों और माफियाओं को पालने का काम किया है। और राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार के अपराध, इस प्रकार के कृत्य नहीं करता है। और जब ऐसा करता है तो ये भ्रम उसको नहीं रहना चाहिए। जब सत्ता में है तो यह नहीं मानना चाहिए कि वो अमर हो गए हैं, उनकी सदा सर्वदा सत्ता बनी रहेगी। ये जनता के हाथ में होता है कि हर 5 वर्ष में जब चुनाव होते हैं वो सरकारें कंटिन्यू भी कर सकते हैं, सरकारें बदल भी सकते हैं। तो सपा के साथ तो लगातार 2014 का लोकसभा चुनाव सपा की सरकार रहते हुए भाजपा ने जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए भाजपा ने जीता, 2019 का लोकसभा चुनाव जब सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस सब एक हो गए थे तब चुनाव जीता। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है मजबूत है, हमारी जो विचारधारा है वो सही है। जिस रास्ते को हमने अपनाया है सबका साथ सबका विकास का, वही रास्ता सच्चा रास्ता है देश के विकास के लिए, देशवासियों की, प्रदेशवासियों के। लेकिन सर सवाल ये है ना कि आप एक कैबिनेट मंत्री, एक लोकसभा सांसद, 6-7 बार के विधायक को, ये क्या ऐसा संभव है कि बकरी चोरी का और भैंस चोरी का मुकदमा, इस पे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, मीम्स बनाते हैं आप लोग? ये आप ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर किसी गरीब का कोई, मैं नहीं जानता किस मुकदमे की बात कर रहे हैं, कौन से मुकदमे लिखे हैं, उस मैं मुकदमे वाइज चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपसे। लेकिन अगर कोई अपराध है, कोई अपराध जिसके खिलाफ हुआ है, अगर वह शिकायत करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो अभियोग दर्ज किया जाता है। अगर कोई सांसद हो या विधायक हो या मिनिस्टर हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखे जाने से छूट संविधान ने दे रखी है। जो भी गलत करे उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, जांच हो, और जांच करके उस पर जो कार्रवाई पुलिस के स्तर से होती है पुलिस करती है, फिर उसके बाद माननीय न्यायालय करता है। मुकदमों की बात चलिए तो अखिलेश जी आजकल रैलियों में बड़ी चर्चा करते हैं, कहते हैं इकलौती पार्टी है जहां सीएम और डिप्टी सीएम अपने ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लेते हैं। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। मुख्यमंत्री जी होंगे या मेरा नाम आप ले रहे हैं, मैं होऊंगा तो मेरे खिलाफ या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आंदोलन के मुकदमे होंगे। लेकिन उन्होंने देश के दुश्मनों के मुकदमे वापस लेने का काम किया था, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया था, बड़े बड़े खूंखार अपराधियों का मुकदमा वापस लेने का काम किया था। हमारी सरकार में यह नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर समाज जीवन के किसी भी जरूरत के लिए आंदोलन किया, उसमें मुकदमे लिखे गए, तो यह कोई भाजपा की सरकार पहली सरकार नहीं है जिसने मुकदमे वापस लिए। हर सरकार जो मुकदमे राजनीतिक दृष्टि से लिखे जाते हैं उनको वापस लेती, वो वापस लिए गए हैं। और जो मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते वो वापस नहीं लिए गए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए थे। तो मैं तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा करने से उनको रोका, और जब रोका तो उसके बाद उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। गाजियाबाद से रामपुर के लिए चॉपर में सवार हो चुके हैं और चॉपर हमारा उड़ चुका है, और हमारे साथ केशव जी हैं। केशव जी, हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी। हमारे अखिलेश जी सपने बहुत देख रहे हैं आजकल। वो कह रहे हैं रोज कृष्ण जी मेरे सपने में आ रहे हैं और कह रहे हैं सरकार तुम ही बनाओगे। श्री अखिलेश यादव जी के सपने में जरूर अगर वो बता रहे हैं तो आते होंगे, लेकिन उनसे यही कहते होंगे श्री अखिलेश यादव जी प्रयास बंद करो 22 में, जो कुछ करना होगा शुरू करिएगा 27 में। तो अभी 22 में, 27 में, फिर आने वाले 25 साल तक अभी श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी
का कोई भविष्य यूपी की राजनीति में नहीं है। वह जब तक मतदान नहीं हो जाएगा, मतगणना नहीं हो जाएगी, बड़े बड़े दावे करेंगे, बड़े बड़े सपने देखेंगे। कभी उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण जी आ जाएंगे, तो कभी मुंगेरी लाल की तरह उनको सपना दिखाई देने लगेगा। लेकिन सच यह है कि श्री अखिलेश यादव जी की हवा निकल गई है, साइकिल मतदान से पहले ही पंचर हो चुकी है। अच्छा, अखिलेश जी के भविष्य तो आप बता रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत को जब लोग देखते हैं तो भाजपा में केशव जी का भविष्य क्या है उस पर लोग इमेजिन करते हैं। मुझसे कई लोग मिलते हैं, वो नेता हो, वो जनता हो या आपके चाहने फॉलोअर्स हो, वो आपको भविष्य के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, जो भी इस प्रकार से देखते हैं, वो यह सब मैं अपने शुभचिंतकों से, मित्रों से अपेक्षा करता हूं कि वो ये जान लें कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारी पार्टी में एक सर्वोच्च और एक परिपक्व नेतृत्व है। सपा बसपा कांग्रेस की तरह परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह राजनीतिक दल नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी में जो देखते हैं, कुछ भी देखते हों, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारा नेतृत्व बहुत परिपक्व है। जब जो निर्णय जिस प्रकार से लेना होता है, वो नेतृत्व निर्णय लेता है। इसलिए इस सब काल्पनिक सवालों को सुन तो सकता हूं, इस पर कोई जवाब देना मुझे उचित नहीं लगता। अच्छा, लेकिन आपने पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए आप जा रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं वहां शायद पहले चरण में ही है। रामपुर में पहले चरण में, दूसरे चरण में है, लेकिन पहले चरण की आपने बात की तो वहां पर स्थितियां ये है कि पिछली बार आप प्रचंड बहुमत आपको मिला था। इस बार जाट थोड़े से नाराज हैं, अमित शाह जी को भी दिल्ली में बैठक करनी पड़ रही है। क्या मना ले गए हैं, क्या स्थिति है वहां पे? देखिए, हमसे कोई नाराज नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न है, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यों से प्रसन्न है। और प्रसन्न है इसीलिए भाजपा लगातार विजय प्राप्त कर रही है और भाजपा विरोधी लगातार पराजय का सामना कर रहे हैं। इस बार भी हमसे कोई नाराज नहीं है। ये विपक्ष के बयानबाजी और आप सब मीडिया के मित्रों का ऐसा प्रचार प्रसार, वह ऐसा कहीं दिखाता कि ये नाराज है, वो प्रसन्न है। लेकिन सच यह है कि हमारा वोट 2014, 17, 19 की तुलना में बढ़ा है। और इसलिए मैं नारा लगाया करता हूँ कि 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है। योगी जी कह रहे हैं 80 और 20 वाली लड़ाई है। ये 80-20 वाला फॉर्मूला क्या है? देखिए भाई, जो 40 में बंटवारा है वो योगी जी ने पूरा जोड़ दिया होगा, जिनकी हमने सेवा की है, जिनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए पक्का प्रधानमंत्री आवास दिया है, उनके घरों के सामने शौचालय दिया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया है, आयुष्मान भारत कार्ड दिया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 1.5 वर्षों से लगातार निःशुल्क राशन प्रति यूनिट 5 किलो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, और प्रति यूनिट 5 किलो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, और साथ में तेल भी, दाल भी, नमक भी देने का काम कर रहे हैं। इससे लोगों में खुशी की लहर है और लोगों ने माना है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि हमारे ज़रूरत को ध्यान में रख करके हमारे लिए योजना बनाती है और हम तक पहुंचाती है, और कोई दलाल बीच में दलाली करके उनका हक नहीं खा पाता है। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कोई भाजपा का नेता आपके दरवाजे पर आए वोट मांगने, तो सिलेंडर उसके सामने रख दो और उससे जवाब मांगो, इस तरह की बातें कही। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को 5 साल मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जनता खूब समझती है कि श्री अखिलेश यादव जी आकर के ना यूपी का कुछ कर सकते हैं, ना महंगाई का कुछ कर सकते हैं, ना गुंडों का कुछ कर सकते हैं, ना दंगाइयों का कुछ कर सकते हैं, ना अपराधियों का कुछ कर सकते हैं। भाजपा है तो भरोसा है लोगों को कि जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है जनहित में, वो भाजपा ही करेगी, सपा बसपा कांग्रेस नहीं करेगी, न कभी किया है। उनका इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब वह सत्ता में होते हैं तो गुंडागर्दी होती है, जब वो सत्ता में होते हैं बिजली गायब रहती है, जब वह सत्ता में होते हैं तो दंगों का एकदम बाढ़ आ जाती है, जब वह सत्ता में आते हैं भ्रष्टाचार का इत्र भरने लगता है, और फिर जांच होती है तो इत्र के अंदर 280 करोड़ रुपया की गड्डियां मिल जाती हैं। तो यह सब सपा बसपा कांग्रेस सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की तुलना, महंगाई एक है समस्या, उसका भी समाधान कर रहे हैं। अगर हम फ्री में राशन देश भर में 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो ये ना देते तो सिलेंडर फ्री में भी दे सकते थे। जो समस्याएं हैं हमें गरीबों को देखना, फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं,
देश के हर नागरिक को फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं, प्रदेश के हर नागरिक को फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन यह सब चीज़ें श्री अखिलेश यादव जी की सोच से बहुत परे है। इसलिए जो चीज़ें श्री अखिलेश यादव जी सोच नहीं सकते हैं वह बोल तो सकते हैं। अब इस प्रकार का बयान बचकाना ही बयान कहा जाएगा। देश में जब कोरोना के संक्रमण का इतना बड़ा संकट आया, ऐसे समय में भी कोई भूखा न रह जाए, इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया। संक्रमण को लहर के रूप में बार बार आएगा, बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात खपा करके तपस्या करके अगर उन्होंने अपनी स्वयं की देश की वैक्सीन तैयार कर दी, तो श्री अखिलेश यादव जी ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन बना करके उन्होंने मेरे तपस्वी, मेरे वैज्ञानिकों का, मेरी प्रतिभाओं का अपमान किया है। अखिलेश जी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि वो श्री राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, जयंत चौधरी जी हों, ये जिस सोच के हैं, जिस विचार के हैं, वो नहीं भी लगवा सकते हैं, लेकिन उनके पिताजी लगवा चुके हैं। अच्छा, आपने परिवारवाद की बीच में चर्चा की थी। अखिलेश यादव इस समय परिवारवाद से बहुत खुश हैं और ये कह रहे हैं कि हम पर परिवारवाद के आरोप लगते थे और बीजेपी हमारा परिवारवाद कम कर रही है। आप एक तरफ अपर्णा यादव को लेते हैं, हरिओम यादव को लेते हैं जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं। आखिर अखिलेश यादव को कमजोर करने के चक्कर में आप उनका परिवारवाद अपनी पार्टी में थोप रहे हैं। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा बहुत व्यापक है, उसको सही तरीके से व्याख्यात करने की और समझने की आवश्यकता है। परिवारवाद वह है जिस पार्टी का मुखिया कभी भी उस परिवार के बाहर का ना हुआ हो। परिवारवाद वह है कि जब कभी सरकार में आ जाए देश या प्रदेश में, तो उसी परिवार का व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बने। उसी परिवार के सर्वाधिक लोग विधायक बने, सांसद बने, पार्टी के पदाधिकारी बने। इस तरह के जो तमाम सारे दूसरे परिवारों के लोग हमारे यहाँ आए हैं, इस प्रकार की उनकी भूमिका नहीं निर्धारित होने वाली है। वो विचारधारा से प्रभावित होकर के आए हैं, उनकी सोच, विचार ऐसे रहे हैं जो भाजपा के लिए अनुकूल रहे, इसलिए बीजेपी में आए हैं और बीजेपी ने इसीलिए उन सबको लिया है, उनको सम्मान दिया है। लेकिन परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवार के लोगों का आना, ये श्री अखिलेश यादव जी का बयान अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो दो सभाएं करने के बाद समय की कमी के चलते तीसरी सभा को रद्द करना पड़ा और फोन से संबोधित करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हेलीपैड पे हम लोग मौजूद हैं और मैं देख रहा हूं जितनी सभा आपकी सुनने को आई थी उससे ज्यादा लोग तो आपको यहाँ देखने के लिए आए हैं। निश्चित तौर से मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ। ये सब उत्तर प्रदेश, रामपुर और बिलासपुर जिले के मेरे वासी और यहाँ के मतदाता भाई बहन हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और इन्हीं के बल पर हम 2017 में भी इस विधानसभा में कमल खिलाए थे और इन्हीं के आशीर्वाद से हम 2022 में भी कमल खिलाए। अच्छा, लेकिन रामपुर में इतिहास में कभी बीजेपी 2 से ज्यादा सीटें नहीं जीती है, इस बार कितना बड़ा चैलेंज? कभी हम 300 भी नहीं जीते थे, लेकिन इस बार हम 2 से ज्यादा जीतेंगे। हो सकता है रामपुर जिले की 5 सीटें जीत जाएं। एक हमारे सहयोगी दल के लड़ रहे हैं, 4 हम स्वयं लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है वह एक तरफा है, मुझे दिखाई दे रहा है। लोग भाजपा के समर्थन में है, भाजपा का कमल खिला करके लोग सुरक्षा की गारंटी मानते हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं बिना भ्रष्टाचार के उन तक पहुंचने की गारंटी मानते हैं। जो गरीब है, जिनके पास अपना घर नहीं, उनके लिए घर बनना मानते हैं, क्योंकि कमल का फूल खिलना ही हर प्रकार की जरूरतों की पूर्ति का मार्ग है। तो चलते चलते बस तो आप तीसरी सभा को संबोधित करिए। फिलहाल रामपुर वो जगह जो आजम खान का गढ़ है, जहां पर आजम खान गरजते हैं, जो आजम खान का बेस है, वहां पर बीजेपी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है और बहुत हद तक बीजेपी कामयाब भी नजर आ रही है। यहां की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहां का माहौल देखकर यह लगता है कि मुकाबला कांटे का है और जो परिणाम होगा वो दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे।